चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ करने वाला हूं अकाउंटिंग रेशोज, या जिसको हम रेशो एनालिसिस भी बोलते हैं, उसमें कवर होने वाले, उस टॉपिक में कवर होने वाले सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अकाउंटिंग रेशोज 4 पार्ट में डिवाइड किए गए। ठीक है, 4 टाइप्स के रेशोज होते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशोज, फिर सॉल्वेंसी रेशोज, फिर परफॉर्मेंस या एक्टिविटी बेस्ड रेशोज, और आखिरी में प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। ये 4 तरह के रेशोज होते हैं। इनमें कौन कौन से फॉर्मूला कवर होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनका मीनिंग बताऊंगा, और उस पूरे फॉर्मूले की क्या क्या कंटेंट उसमें कवर होना है ये बताऊंगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे पास एक टाइप ऑफ रेशोज है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो, इस लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशो कवर होते हैं। लिक्विडिटी रेशो में टोटल कितने रेशो कवर होते हैं? 2 रेशो कवर होते हैं। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले कवर होने वाला रेशो है इसमें करेंट रेशो। करेंट रेशो, करेंट रेशो का क्या फॉर्मूला है सर? करेंट रेशो का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। सर ये रेशो बताता क्या है हमें? ये रेशो हमें बताता है कि हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब क्या कि मेरी करेंट एसेट्स कैपेबल है या नहीं, मेरी करेंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, मैं निकाल रहा हूं करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, यानी मेरी करेंट एसेट्स कितनी है वो रखूंगा, करेंट लायबिलिटी कितनी है वो रखूंगा, और मुझे पता क्या चलेगा कि मेरी करेंट एसेट्स कितनी है कि मैं करेंट लायबिलिटी को पे कर पा रहा हूं। मतलब मेरी माय एबिलिटी टू पे माय शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स, इससे ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो सर करेंट एसेट्स में कवर क्या क्या होता है? एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट की जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें करंट एसेट्स में क्या क्या कवर होता है बेटा? करंट एसेट्स में बच्चे 6 आइटम्स कवर होते हैं। कौन कौन से 6 आइटम्स कवर होते हैं सर? पहला आइटम है करंट इन्वेस्टमेंट्स। पहला आइटम है करंट इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा क्या कवर होता है सर? दूसरा कवर होता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को हम स्टॉक इन ट्रेड भी बोल सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड, तो इन्वेंट्रीज या स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड आइटम है जो यहां पर कवर होता है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्या आते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 आइटम आते हैं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। फोर्थ आइटम क्या होता है सर करंट एसेट्स में? फोर्थ आइटम आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिफ्थ आइटम क्या आता है? फिफ्थ आइटम आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और आखिरी आइटम आता है अदर करेंट एसेट्स। अगर कोई एसेट ऐसी है जो ऊपर में 5 में से किसी में कवर नहीं हो पाई है तो वो अदर करेंट एसेट्स में डिफाइन हो जाती है। तो ऐसे करके टोटल करेंट एसेट्स में 6 आइटम आते हैं। ठीक है, और करेंट लायबिलिटी में कितने आते हैं सर? करेंट लायबिलिटी में 4 आइटम आते हैं। कितने आइटम आते हैं? 4। कौन कौन से सर? पहला आइटम आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मैंने अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए कमिटमेंट कर रखे, बोरोइंग्स कर रखी हैं तो वो। सेकंड आइटम क्या आता है सर? सेकंड आइटम आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या कवर होता है? ट्रेड पेबल्स में फर्दर 2 आइटम कवर होते हैं, एक तो क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। एक क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। ठीक है, ये 2 आइटम ट्रेड पेबल्स में कवर होते हैं। थर्ड आइटम क्या आता है? थर्ड आइटम आता है करंट एसेट्स में अदर करंट लायबिलिटीज। और लास्टली क्या कवर होता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इन सारे आइटम को मैंने अपने एक अलग वीडियो में बैलेंस शीट के सारे आइटम को एक्सप्लेन किया है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, अभी अपन देख रहे हैं पूरे रेशोज और उनके फॉर्मूला। तो भाई क्या है करंट रेशो का फॉर्मूला? क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में कितनी चीजें कवर होती है? करंट एसेट्स में टोटल 6 चीजें कवर होती है। करंट लायबिलिटीज में कितनी चीजें कवर होती है? करंट लायबिलिटीज में टोटल 4 चीजें कवर होती हैं। ठीक है, और इससे मुझे पता क्या चलता है? मेरी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को पे करने की एबिलिटी।
ठीक है। आइडल रेशो क्या होता है, करंट रेशो, आइडल रेशो होता है 2:1, ठीक है। अच्छा, ये हुआ हमारा करंट रेशो। इसके बाद एक और रेशो है हमारे पास जो लिक्विडिटी रेशो में कवर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्विक या फिर लिक्विड रेशो। इसको क्विक रेशो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशो भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पर एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है क्विक ऑब्लिक लिक्विड एसिड्स होल डिवाइडेड बाय माय करेंट लाइबिलिटीज। अब पहले तो हमें यह समझना है कि ये रेशो बताता क्या है। क्विक रेशो बताता है, करेंट रेशो और क्विक रेशो में अंतर क्या है। करेंट रेशो ना 6 आइटम्स को करेंट एसेट्स में कवर कर रहा है, 4 आइटम्स को करेंट लाइबिलिटीज में कवर कर रहा है। लेकिन क्विक रेशो जब निकालते हैं ना, तो क्विक रेशो निकालते समय क्विक एसेट्स में करेंट एसेट से कुछ चीजें कम कंसीडर की जाती है। क्या कम कंसीडर किया जाता है सर, मैं बता देता हूं। देखो, क्विक एसेट का मतलब होता है क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसिड भी बोल सकते हैं, लिक्विड एसिड्स इज इक्वल्स टू माय करेंट एसिड्स। करेंट एसिड्स मतलब क्या, ऊपर के 6 आइटम्स माइनस इन्वेंट्रीज और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर मैं ये चीजें लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्विक एसिड्स आ जाएगी। क्या पता चल रहा है इससे? लिसन, मैंने ना करेंट एसिड्स में 6 आइटम्स को लिया था और क्विक एसिड्स में 2 आइटम, उसमें से एक तो इन्वेंट्रीज हटा दिया और एक प्रीपेड एक्सपेंस हटाया। तो इनको हटाने से हुआ क्या, मेरी करंट एसेट्स ना और लिक्विड फॉर्म में आ गई, मतलब और फास्ट मूविंग टुवर्ड्स कैश, कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगी, ऐसी चीजें आ गई। मैंने एक चीज हटा दी, इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। मैं इन्वेंट्री लेकर आया हूं, इन्वेंट्री बिकेगी, कैश में कन्वर्ट होगी, तो उसको लिक्विड फॉर्म में बदलने में टाइम लगता है। और प्रीपेड एक्सपेंस है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होती। मैंने प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है मैंने फ्यूचर के किसी पेमेंट का, फ्यूचर के किसी सर्विस को लेना है मुझे फ्यूचर में, और उसका पेमेंट मैंने आज ही कर दिया। तो उससे क्या होगा, मैंने उसका पेमेंट कर दिया है, तो बदले में मुझे फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, सर्विसेज मिलने वाली, मुझे कुछ पैसा मिलने वाला है क्या, नहीं, कैश में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने क्या हटा दिया, प्रीपेड एक्सपेंस भी हटा दिए। तो इन दोनों को हटाने के बाद पता है क्या हुआ, ये जो हटाने के बाद आया उसको मैं बोलता हूं क्विक एसेट्स, यानी ये वो एसेट है जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी एज कंपेयर टू करेंट एसेट्स, ठीक है। तो ये रेशो क्या बताता है, ये रेशो और प्योर फॉर्म है मेरी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को पे करने की एबिलिटी को शो करने का। मैं करेंट क्विक एसेट्स रख रहा हूं, क्विक लायबिलिटी रख रहा हूं, सॉरी करेंट लायबिलिटी रख रहा हूं, तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि मैं शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को और कितना फास्टली पे कर सकता हूं। क्लियर है के बाद, ये है क्विक रेशो। सर आइडल रेशो क्या होता है इसका, आइडल रेशो होता है 1:1, ठीक है। तो ये 2 रेशो थे हमारे जो कवर होते हैं किसमें, जो कवर होते हैं लिक्विडिटी रेशो में। एक और चीज जो हम यहां पर यूज करते हैं कई सारे क्वेश्चंस में, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल सिंपली करेंट एसेट्स माइनस माय करेंट लायबिलिटीज। ये वर्किंग कैपिटल क्या बताता है, ये वर्किंग कैपिटल बताता है लेट से आई हैव 1 लाख रुपीज एज अ करेंट एसेट्स और मेरे पास 50,000 की करेंट लायबिलिटीज, तो बैलेंस कितना बचा, 50,000। दिस 50,000 इज माय वर्किंग कैपिटल, मतलब मैं अपने डे टू डे ऑपरेशंस में, अपने रोजमर्रा के काम में जो भी मुझे बिजनेस की एक्टिविटीज को रन करना है, उसके लिए, उसको रन करने के लिए मेरे पास अमाउंट अवेलेबल कितना है, 50,000। वर्किंग कैपिटल वही कहलाता है, ठीक है। ये भी यूज होता है करंट रेशो और लिक्विड रेशो निकालते समय, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं 1-2 चीजें आपको और बताता हूं जो हेल्पफुल होंगी आगे के फॉर्मूलाज को समझने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए भी। लिसन, एक चीज होती है टोटल डेब्ट्स। टोटल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, टोटल डेब्ट्स का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। टोटल डेब्ट का मतलब होता है टोटल मेरा बोरोड अमाउंट, मतलब टोटल मेरे को कितना मैंने बोरो कर रखा है, टोटल कितना डेब्ट ले रखा है, उधार अमाउंट, ठीक है, टोटल उधार। टोटल उधार कैसे पता चलेगा,
मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कितना उधार लिया है वो, प्लस शॉर्ट टर्म के लिए कितना उधार लिया है वो, दोनों का सम टोटल करूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा टोटल उधार। ठीक है, तो टोटल डेब्ट कैसे निकलता है, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी में सर कवर क्या क्या होता है ये और बता दो। नॉन करेंट लायबिलिटी में टोटल 4 आइटम्स कवर होते हैं। कितने आइटम्स, 4 आइटम्स कवर होते हैं। कौन कौन से 4 आइटम्स, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सेकेंड आइटम क्या कवर होता है सर यहाँ पे, सेकेंड आइटम कवर होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। थर्ड आइटम क्या कवर होता है सर, थर्ड आइटम यहां पर कवर होता है बच्चे अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। और एक आखिरी आइटम जो नॉन करेंट लायबिलिटी में कवर होता है वो है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये 4 आइटम कवर होते हैं हमारे नॉन करेंट लायबिलिटी में, काय में, नॉन करेंट लायबिलिटी में। और करेंट लायबिलिटी में कौन से 4 आइटम कवर होते हैं वो तो अपन ऊपर ही देख चुके हैं। ये 4, सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर ट्रेड पेबल्स, फिर अदर करेंट लायबिलिटी और आखिरी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इसको मैं लिख दूं सेम एज अबव, सेम एज अबव, ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 4 आइटम कवर होते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी में। तो अगर सॉरी करेंट लायबिलिटी में, और नॉन करेंट लायबिलिटी में भी ये नॉन करेंट सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद अदर नॉन करेंट लायबिलिटी और आखिरी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे टोटल बोरोइंग्स कितनी है, आपकी टोटल डेब्ट कितनी है, तो टोटल में नॉन करेंट प्लस करेंट, तो नॉन करेंट के 4 आइटम्स, करेंट के 4 आइटम्स क्या बन जाएंगे आपके टोटल डेब्ट। क्लियर है बात। अच्छा, फिर आपसे अगर सिर्फ डेब्ट के बारे में पूछा जाए कि डेब्ट, आपकी डेब्ट कितनी है, तो डेब्ट इज इक्वल्स टू नॉन करेंट लायबिलिटी। सिर्फ डेब्ट की बात करते हैं जब क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस में, तो हम सिर्फ डेब्ट वर्ड यूज हुआ है तो हम क्या यूज करते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज, सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटीज। और नॉन करेंट लायबिलिटी में भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीजें देखने को मिलेंगी बेटा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे लेवल पर 12th स्टैंडर्ड के लेवल पर डेफर्ड टैक्स जैसी कोई चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर अदर नॉन करेंट लायबिलिटी भी नेचर टू बी स्पेसिफाई है, वो तो उसको तो नेचर बताना पड़ेगा। तो मेनली 2 चीजें कवर होंगी, क्या क्या, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जब भी क्वेश्चन में डेब्ट की बात आएगी ना रेशियो एनालिसिस वाले क्वेश्चन में, तो 2 चीजें आएंगी, एक तो आएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिसको हम एज अ होल क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। क्लियर है के बाद, ये मेरे को आपको बताना था। ठीक है, अच्छा लिसन, इस इक्वेशन से कौन सी, टोटल डेब्ट इज इक्वल्स टू नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। इस इक्वेशन से अगर मुझे कोई 2 चीजें पता हो तो मैं क्या तीसरी चीज निकाल सकता हूं क्या, हाँ, क्वेश्चन में इस बारे में बहुत सारा कई क्वेश्चंस आते, तो अपन देखते हैं। जैसे मेरे पास दिया हुआ है टोटल डेब्ट और मेरे पास दिया हुआ है नॉन करेंट लायबिलिटी, तो मैं क्या करेंट लायबिलिटी निकाल सकता हूं क्या, हाँ, तो मैं क्या कैसे लिखूंगा उसको, करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल डेब्ट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। आप अगर टोटल डेब्ट्स में से नॉन करेंट लायबिलिटी निकाल देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा करेंट लायबिलिटी, हाँ या ना, हाँ। ऐसे ही अगर आपको निकालना हो नॉन करेंट लायबिलिटी, क्या निकालना हो, नॉन करेंट लायबिलिटी, और आपके पास क्या क्या अवेलेबल हो, टोटल डेब्ट्स अवेलेबल हो और उसमें से करंट एसेट्स भी, करंट लायबिलिटी भी अवेलेबल हो, तो आप माइनस कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। क्लियर है इतनी बात। तो इस इक्वेशन को मैं 3 तरीके से यूज कर सकता हूं, टोटल डेब्ट इज इक्वल्स टू नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल डेब्ट माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल डेब्ट माइनस करेंट लायबिलिटीज। वैसे आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इतना पता है तो आप इससे भी पूरा काम कर सकते हैं। क्लियर है के बाद, बढ़ जाए आगे। चलो, एक और चीज मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा। सर क्या, लिसन, एक और चीज आपने देखी है, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट्स का मतलब होता है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट
एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगी? वो मेरी टोटल एसेट्स कितनी है उसमें मैं दोनों तरह की एसेट को कंसीडर करूंगा, नॉन करेंट कितनी है और करेंट कितनी है, तो दोनों का सम टोटल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स। ठीक है, अब बात आती है कि नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या कवर होता है। नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या कवर होता है? तो नॉन करेंट एसेट्स में 5 आइटम्स कवर होते हैं और करेंट एसेट्स में कितने आइटम कवर होते हैं? 6 आइटम कवर होते हैं। तो करेंट एसेट्स के 6 आइटम तो अपन ऊपर ही देख चुके हैं, ये 6 आइटम बोलो हाँ। तो मैं ऐसा लिख दूं, सेम एज अबव, सेम एज अबव। ठीक है, ऊपर जो करंट एसेट्स में 6 आइटम बताए वही आते हैं करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में कितने आइटम आते हैं? 5 आइटम आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। सर ये आप ये लेकर कहां से आ रहे हो? 5 आइटम, 4 आइटम, 3 आइटम? बेटा एक और वीडियो डाला हुआ है अपन ने, उसमें बैलेंस शीट एक्सप्लेन करी है, कंपनी की बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 जो दिया हुआ है फॉर्मेट कंपनी की, कंपनीज एक्ट 2013 में, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें पूरा आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या आता है और किस आइटम के अंदर और कितने सब आइटम आते हैं। ठीक है, तो मैं वहीं से सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, चलो आओ तो देखते हैं नॉन करेंट एसेट्स में कितने आइटम आते हैं। टोटल 5 आइटम आते हैं। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स, सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स, इसके अंदर भी 4 आइटम आते हैं। कौन कौन से 4 आइटम? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसके अंदर भी 4 आइटम आते हैं, लेकिन अब उसके अंदर अपन नहीं जा रहे इतना। ठीक है, फिक्स्ड एसेट। सेकंड आइटम क्या आता है? सेकंड आइटम आता है यहां पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और क्या आता है सर? थर्ड आइटम आता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फोर्थ आइटम क्या आता है सर? फोर्थ आइटम आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और आखिरी आइटम आता है अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। ये टोटल 5 आइटम कवर होते हैं नॉन करेंट एसेट्स में। ठीक है, और करेंट एसेट्स में कितने आइटम? 6 आइटम। तो 5 आइटम्स ऑफ नॉन करेंट एसेट्स एंड 6 आइटम्स ऑफ करेंट एसेट्स, आपका क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स। अच्छा, अब एक बात बताएं, क्या मैं इस वाली इक्वेशन से, किस वाली इक्वेशन से? टोटल एसेट्स वाली इक्वेशन से, मेरे पास टोटल एसेट्स गिवन हो और नॉन करेंट एसेट्स गिवन हो, तो मैं क्या करेंट निकाल सकता हूं क्या? हाँ, तो उसको कैसे लिख सकते हैं अपन? करेंट एसेट्स इज इक्वल्स टू माय टोटल एसेट्स, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं क्या? नॉन करेंट एसेट्स। तो क्या बन जाएगा? क्या निकल कर आ जाएगा? बैलेंस बच जाएगा, करेंट एसेट्स। हाँ है ना, ये फॉर्मूले नहीं है, ये तो सिर्फ बैलेंस शीट का की इक्वेशन है, मतलब बैलेंस शीट का बाइफर्केशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स कैसे निकाल सकता हूं? टोटल एसेट्स अगर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन हो और नॉन करंट एसेट्स गिवन हो तो माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? करंट एसेट्स। अगर मुझे कभी नॉन करंट एसेट्स की जरूरत पड़ जाए, नॉन करंट एसेट्स की जरूरत पड़ जाए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो अगर हमारे पास टोटल एसेट्स गिवन है और करंट एसेट्स गिवन है, तो मैं टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स माइनस कर दूंगा तो बच क्या जाएगा? माय नॉन करंट एसेट्स। आगे के बात समझ में? आप जब लिक्विडिटी बेस रेशो करेंगे, कौन कौन से? करंट रेशो और क्विक रेशो, तो इतनी सारी चीजें यूज हो सकती हैं और आगे वाले रेशो में भी यूज हो सकती हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। अपन कौन सा रेशो के फॉर्मूले देख चुके हैं? अपन लिक्विडिटी बेस रेशो के फॉर्मूले देख चुके हैं। अब सेकेंड आइटम, सेकेंड टाइप ऑफ रेशो हमारा क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ रेशो है हमारा सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में टोटल बेटा 4 रेशोज कवर होते हैं। कितने रेशोज कवर होते हैं? 4। सर कौन कौन से 4? एक डेब्ट इक्विटी रेशो, एक टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, एक प्रोप्राइटरी रेशो और आखिरी में एक कवर होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो आओ इनको देखना शुरू करते हैं। तो इसमें पहला रेशो हमारा कौन सा है? हमारा पहला रेशो है डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो। क्या फॉर्मूला है इसका? सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी।
डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सर डेप्ट और इक्विटी में आएगा क्या क्या वो देख लेते हैं, आ जाओ। डेप्ट में अभी आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पे देखेंगे, यहां हमने लिखा था टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट कैसे आती है, नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, और फिर देखा था कि डेप्ट कैसे आती है। तो डेप्ट कैसे आती है, डेप्ट सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट लाइबिलिटी। और नॉन करेंट लाइबिलिटी में भी मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन में सिर्फ दो चीजें देखने को मिलेंगी आपको। कौन कौन सी, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वैसे नॉन करेंट लाइबिलिटी में कितनी चीजें आती है बेटा, 4 चीजें आती हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में देखने को कितनी मिलेंगी, सिर्फ 2 चीजें देखने को मिलेंगी, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, चलो। तो डेप्ट में क्या आ गया, डेप्ट में आ जाएगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यहां पर नॉन करेंट लाइबिलिटी आएगी। और नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर भी क्या आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर भी आएगा LTB यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस LTP यानी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी में आता है, इक्विटी में आता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। ये इक्विटी मतलब कौन होते हैं, कंपनी के केस में इक्विटी आर द ओनर्स, इक्विटी होल्डर आर द ओनर्स। बिजनेस के ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो उनका ही पैसा यहां पर लिखा जाता है। तो सर शेयर होल्डर फंड में आता क्या क्या है, शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर के बाद ये 2 चीजें शेयर होल्डर फंड में आती है। वैसे तो शेयर वारंट भी आते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में और देखने को नहीं मिलेगा, इन्हीं 2 चीजों से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। सर ये रेशो बताता क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशो बताता है कि हाउ मच आई हैव बोरोड फंड और हाउ मच आई हैव माय ओन फंड्स। डेप्ट यानी बोरोड फंड और इक्विटी यानी ओनर्स फंड। तो इन दोनों का प्रोपोर्शन बताता है ये कि कितना मेरे पास बोरोड फंड है और कितना मेरा ओन फंड है। सर आइडियल रेशो क्या है इसका, आइडियल रेशो होता है 2:1 कि आप बोरोड फंड 2 टाइम्स ले सकते हो अपने ओन फंड्स का। क्लियर है के बाद, चलो। तो ये हुआ डेप्ट इक्विटी रेशो, और मैंने बता दिया कि डेप्ट इक्विटी रेशो में डेप्ट में क्या कवर होता है और इक्विटी में कवर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो सॉल्वेंसी रेशो में सेकेंड फॉर्मूला आता है, उसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट्स, डिवाइडेड बाय डेप्ट्स। अब ये टोटल एसेट्स क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं ऊपर, देखो, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के 5 आइटम्स और करेंट एसेट्स के 6 आइटम्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट्स, और उसमें कितने आइटम आते हैं, 5 आइटम्स आते हैं। ठीक है, और बेटा डेप्ट में क्या आएगा, डेप्ट भी अपन देख चुके हैं, डेप्ट में आता है सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट लाइबिलिटी। और नॉन करेंट लाइबिलिटी में मैंने आपको क्या बोला, LTB प्लस LTP। यही आपको 2 चीजें क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, अपने लेवल पर इतना ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये रेशो बताता क्या है, ये रेशो ये बताता है कि मेरी टोटल एसेट्स मेरे पास जो है वो कितनी है। लेट से मैं एक एग्जांपल देता हूं फिगर वाइज। लेट से मेरे पास टोटल एसेट्स है 5 लाख और मेरे पास टोटल डेब्ट्स यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज बोरोड फंड कितने हैं 1 लाख, तो आएगा कितना 5। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आएगा 5। तो इससे ये पता चल रहा है मेरे बच्चे कि मेरी टोटल एसेट्स कितने टाइम्स मेरे डेब्ट्स को पे करने के लिए कैपेबल है। यानी अगर मैं अपनी एसेट्स बेच दूं, अगर मैं अपनी पूरी एसेट्स बेच दूं तो मैं अपनी डेब्ट्स को कितनी पेमेंट कर सकता हूं। तो ये रेशो जितना ज्यादा आएगा उतना बेहतर। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि मेरे पास जो बोरोड फंड है, लोगों ने जो मेरे पास मनी लैंड कर रखा है, मुझे जो पैसा उधार दे रखा है, उनका पैसा कितना सेफ है, उनका मनी मेरे पास कितना सेफ है, ये बताता है ये रेशो। ठीक है, क्लियर है के बाद चलो आगे बढ़े। क्या सर आइडियल रेशो क्या है, आइडियल रेशो एज सच कवर नहीं होता, क्या होता है हायर द बेटर। जितना रेशो ज्यादा है उतना बेटर। आप भी समझ सकते हो, जितना ज्यादा न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर 10 हो जाए, डिनोमिनेटर 1 लाख ही रहे, यानी मैं 10 टाइम्स पे कर सकता हूं, तो हायर द बेटर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सॉल्वेंसी रेशो में एक और रेशो कवर होता है जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो सर इसका क्या फॉर्मूला है, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये देखो शेयर होल्डर फंड मैंने अभी आपको बताया था, शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, दो चीजें, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आएंगी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दो चीजें किस में कवर होंगी, शेयर होल्डर फंड में। और करेंट टोटल एसेट्स में क्या क्या कवर होगा, टोटल एसेट्स में वही दो चीजें बताई थी, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के 5 आइटम और करेंट एसेट्स के 6 आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनेगा प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो सॉल्वेंसी रेशो में कवर होता है वो है हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या फॉर्मूला है सर इसका, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय माय फिक्स्ड इंटरेस्ट। सर ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। एक चीज होती है जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। मैं यहां से आपको सारी बात समझाता हूं। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, देखो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखते हैं हम अपनी सेल्स, सेल्स में से जब माइनस करते हैं हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो निकल कर आता है कंट्रीब्यूशन। क्या निकल कर आता है, कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं अपनी, क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, तो निकल कर आता है हमारे पास बच्चे क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको शॉर्ट में पीबीआईटी भी बोलते हैं, पीबीआईटी भी बोलते हैं। और इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं, मतलब ईबीआईटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है कहीं पे ईबीआईटी देखने को मिल जाए। इसमें से जब हम अपना माइनस करते हैं इंटरेस्ट, हम अपना इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं। फिर इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, सॉरी माइनस कर देते हैं टैक्स, तो क्या निकल कर आता है, तो निकल कर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या निकल कर आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है इनकम स्टेटमेंट। तो यहां पर आप देखोगे ये यहां दिया हुआ है क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो फॉर्मूले में यही वाला अमाउंट यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइड में क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट। मैं आपको बताता हूं क्या निकल कर आएगा इस फॉर्मूले से। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है इंटरेस्ट और टैक्स, इंटरेस्ट देने से पहले वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट के देने से पहले वाला प्रॉफिट कौन सा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिवाइड मैंने कर दिया अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट से। लेट से मेरे पास 10% डिबेंचर इशू कर रखे हैं 10 लाख के, 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 लाख, तो उस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1 लाख। ठीक है, तो मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना आ गया, जो मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना ही करना है हर हाल में, कितना आ गया, फिक्स्ड इंटरेस्ट आ गया मेरा 1 लाख रुपीज पर एनम, 1 लाख रुपीज पर एनम आ गया। और लेट से मेरा ये वाला अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख मेरा पीबीआईटी है और 1 लाख मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट है, तो डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा क्या, है ना। इसका मतलब ये हुआ माय पीबीआईटी इज 10 टाइम्स कैपेबल, 10 टाइम्स इनफ टू पे माय फिक्स्ड इंटरेस्ट। ठीक है, मेरे फिक्स्ड इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख रुपीज है और मेरा पीबीआईटी है 10 लाख रुपीज, तो मैं 10 बार अपना, कितनी बार, 10 बार अपना इंटरेस्ट पे कर सकता हूं। इससे क्या पता चल गया, इससे ये पता चल गया कि मैं अपने फिक्स्ड कमिटमेंट्स यानी अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट को पे करने के लिए कितना कैपेबल हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
ठीक है, कितना कवर करता है मेरे इंटरेस्ट को, मेरी इंटरेस्ट लायबिलिटी को कितनी बार कवर कर सकता है, तो ये होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगेन हायर द बेटर, जितना ज्यादा है उतना बेटर। ठीक है, तो बेटा ये 4 रेशोज थे हमारे पास सॉल्वेंसी रेशो में। कौन कौन से? सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने एक्टिविटी बेस्ड रेशो पर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड टाइप ऑफ रेशो हमारा क्या है, एक्टिविटी, या फिर इसको टर्नओवर, या फिर इसको परफॉर्मेंस रेशो भी कहा जाता है। परफॉर्मेंस रेशो भी कहा जाता है। सर यहां पे टोटल कितने रेशो कवर है? यहां पर भी टोटल 4 रेशो कवर है। आसानी से हो जाएगा, आ जाओ देखते हैं सर कौन कौन से 4 रेशो कवर हैं। सबसे पहला कवर होता है यहां पर स्टॉक टर्नओवर रेशो। इस स्टॉक को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है माय COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, COGS, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, या फिर स्टॉक भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं अभी आपको न्यूमरेटर समझाऊंगा, डिनोमिनेटर 2 फॉर्मूला और कवर होने के बाद एक साथ समझा दूंगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय अपना एवरेज इन्वेंट्री। तो ये COGS क्या होता है? COGS होता है माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने जो गुड्स सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट कितनी है। सर कैसे निकलता है? COGS निकालने के 2 तरीके हैं। COGS निकालने के 2 तरीके हैं। आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ रखा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपन COGS कैसे निकालते थे? COGS इज इक्वल्स टू माय ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस, ये नेट परचेजेस वर्ड मैं आगे समझाने वाला हूं, फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आपको पता ही है, नेट परचेज मैं अभी आपको आगे फॉर्मूला में एक्सप्लेन करूंगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये बस समझ लो, और क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता ही है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं, मैं सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग रखता हूं, 2 तरह के एक्सपेंसेस, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कहां पर इनकर होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकर होते हैं फैक्ट्री में। ठीक है, शॉप के गेट तक हुए एक्सपेंसेस, गुड्स को शॉप तक लाने का एक्सपेंस। ठीक है, लेट से मेरा कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो मैं बनाता कहां हूँ? फैक्ट्री में, और उसको सेल कहां करता हूँ? अपनी शॉप पर। तो लेट से मेरा कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो मैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना, उसके लिए फैक्ट्री में जो भी खर्चा कर रहा हूं मैं वेजेस पर, फिर फैक्ट्री रेंट पर, फिर फैक्ट्री में पावर एंड फ्यूल पर, तो ये सारे जो फैक्ट्री पे खर्चे होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। और गुड्स को, उस मैन्युफैक्चर गुड्स को शॉप पे लैंड कराने तक के खर्चे, शॉप तक लाने के खर्चे सारे डायरेक्ट, और उसके बाद के सारे खर्चे इनडायरेक्ट। इतना सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे? जो फैक्ट्री में होते हैं। ठीक है, या शॉप के गेट तक के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या हो जाता है? COGS होता है। इसको निकालने का एक और तरीका है, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला डिस्कशन एक बार और करेंगे तो और डिटेल में आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो जब कैलकुलेट करना जाएंगे तब वहां पर फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो देखो COGS निकालने का एक और फॉर्मूला क्या है? COGS निकालने का एक और फॉर्मूला है COGS इज इक्वल्स टू माय सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आपको सेल्स भी पता है क्या होती है और ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है क्या होता है, अदरवाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आने वाला है। ठीक है, उसमें देखेंगे। तो 2 तरीके से हम COGS निकाल सकते हैं, और अपना COGS डिवाइडेड बाय हम एवरेज इन्वेंट्री कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? स्टॉक टर्नओवर रेशो आ जाएगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें और कौन सा रेशो कवर होता है? फर्स्ट रेशो कवर होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो, उसके बाद आता है डेटर्स, जिसको मैं ट्रेड रिसीवेबल भी बोलता हूं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्या फॉर्मूला है सर इसका? इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो डिनोमिनेटर में आपको बाद में समझाऊंगा तीनों फॉर्मूले में एक साथ में। एक फॉर्मूला और देखना है इसके बाद, क्रेडिट सेल्स समझ लेते हैं कैसे आती है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपकी सेल्स में से माइनस करते हैं अपन सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो क्या आता है? जो आता है ना उसको बोला जाता है नेट सेल्स। क्या बोला जाता है? नेट सेल्स। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल्स होती है। और ये जो ऊपर सेल्स आपने लिए, ये कौन सी सेल्स है? ये है आपकी ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स मतलब मैंने टोटल कितना बेचा, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे हम अपनी सेल्स रिटर्न, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा नेट सेल्स। अब इस नेट सेल्स में से अगर मैं अपनी कैश सेल्स लेस कर दूं तो जो आएगा उसको मैं बोलूंगा क्या? उसको बोलूंगा मैं अपनी क्रेडिट सेल्स। क्लियर है क्या बात? सिंपल सी बात है, ये तो मेरे को आप लगता है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके का डाटा दिया रहेगा, कहीं ग्रॉस सेल्स दे देगा, फिर सेल्स रिटर्न भी दे देगा और कैश सेल्स का फिगर भी दे देगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा? क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना रहेगा। और क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय योर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स विल बी योर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड रेशो। थर्ड रेशो क्या है सर? थर्ड रेशो है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स या फिर इनको ट्रेड पेबल्स भी बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। क्या फॉर्मूला है सर? सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, या फिर अगर ट्रेड पेबल्स ना दिए हों तो क्या दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में? क्रेडिटर्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही चीजें कर सकते हैं। फिर अब बात आती है कि क्रेडिट परचेजेस कैसे निकालते हैं। क्रेडिट परचेजेस कैसे निकालते हैं? वही आपको दिया जाएगा ग्रॉस परचेज के फिगर में से क्या करना होता है? माइनस करना होता है परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका? तो निकल कर आएगा आपका नेट परचेज। परचेज माइनस परचेज रिटर्न क्या हो जाता है? नेट परचेज। ये यहां पर मैंने आपको फॉर्मूले में बोला था नेट परचेज। ये नेट परचेजेस का वर्ड का मतलब यही है कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो मैंने ये भी बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। इसमें से माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे कैश परचेजेस। हमारी परचेज दो फॉर्म में हो सकती हैं, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज। तो अगर मैं कैश परचेज माइनस कर दूंगा तो बचकर क्या निकल कर आ जाएगा? बचकर निकल कर आ जाएगा आपका क्रेडिट परचेज। और आपको फॉर्मूले में ऊपर क्या यूज करना है? क्रेडिट परचेज यूज करना है, ठीक है। अब इन तीनों जगह पर यहां पर भी एवरेज यूज हो रहा है, यहां पर भी एवरेज यूज हो रहा है और यहां पर भी एवरेज यूज हो रहा है। तो अब वो समझ लेते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखेंगे एवरेज निकालने का सिंपल सा फंडा है। लेट से ये मेरा पूरा एक ईयर है, ये ईयर का इनिशियल पॉइंट है जिसको मैं ओपनिंग फिगर बोल रहा हूं, और ये मेरा ईयर का एंडिंग पॉइंट है जिसको मैं क्लोजिंग फिगर बोल रहा हूं। तो एवरेज निकालने का, चाहे आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालना हो या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना हो या फिर ट्रेड पेबल्स निकालना हो, तीनों में आप एक ही चीज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ओपनिंग
प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 आपका आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री आ गई। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2 आपके एवरेज ट्रेड पेबल्स आ गए। ठीक है, क्या हुआ इसमें, सिंपली मेरे पास फर्स्ट डे पर कितने की इन्वेंट्री या ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल्स थे और एंडिंग में कितने थे, दोनों को उठाकर ऐड कर ऑन एन एवरेज पूरे साल में मेरे पास कितने एवरेज ऑन एन एवरेज बेसिस पर रहे वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये था आपके क्या क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। इस एक्टिविटी बेस्ड रेशो में एक आखिरी रेशो है जिसका फॉर्मूला जो क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इसको निकालने के दो फॉर्मूले हैं। क्या क्या दो फॉर्मूले हैं सर, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आती है, ऊपर ही बता चुके हैं अपन, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है मेरी नेट सेल्स, नेट सेल्स। क्लियर बात, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। सर इसका एक और दूसरा फॉर्मूला आप भी बोल रहे थे आप, वो क्या है वो भी बता देते हैं। वो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, COGS। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो भी आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आ जाएगा। इस तरीके से टोटल एक्टिविटी परफॉर्मेंस या टर्नओवर बेस्ड रेशो में 4 रेशो कवर होते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर जिसको स्टॉक टर्नओवर भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर जिसको डेटर्स टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो जिसको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है, ये टोटल आपके कितने फॉर्मूले हैं, इसमें 4 फॉर्मूले हैं। अब लास्ट आता है अपना क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। ठीक है, यहां पर भी टोटल 4 फॉर्मूले कवर होने वाले हैं। कितने फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इस पर जाने से पहले आपको कुछ चीज बता देता हूं। क्या बता रहे हो सर, बता दो। आपने 11th क्लास में एक फॉर्मेट देखा था, क्या देखा था, फॉर्मेट। मतलब फॉर्मेट क्या, आपने एक अकाउंट पढ़ा है 11th क्लास में जिसको बोलते हैं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। मैं आपको ये समझा दूंगा तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले अपन यहां पर क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर क्या लिखते थे, टू परचेस, फिर क्या माइनस करते थे उसमें से, परचेस रिटर्न। तो क्या आ जाती थी आपकी, नेट परचेस, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे। ठीक है, फिर क्या आता है यहां पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जांपल क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, वेजेस देना वर्कर्स को, फैक्ट्री का रेंट देना, पावर एंड फ्यूल देना, रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस। वैसे रॉ मटेरियल तो परचेज में आ गया, और फर्दर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर क्या आता है क्रेडिट साइड में, यहां पर आता है सेल्स माइनस आप क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न। तो क्या आ जाता है आपका, इसको बोलते हैं, जो फिगर आता है उसको नेट सेल्स बोलते हैं। और यहां पर क्या आता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या निकल कर आता है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो मतलब क्या हुआ, क्रेडिट ज्यादा है यानी प्रॉफिट। तो क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और अगर इनवर्स हो जाता है, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो और क्रेडिट साइड का टोटल कम हो, तो क्या आता है, ग्रॉस लॉस आता है, जो कि कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था। इसी से रिलेटेड अपन ने COGS देखा ऊपर। ठीक है, ये देखा ना, ये COGS।
ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या निकल कर आता है? COGS निकल कर आता है। अब अपन यहीं से कुछ रेशोज निकालने वाले हैं, मेरे को इसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में पहला रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अच्छा सर, तभी आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट बताया है। हाँ, यहां पर क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है, और मैं इसी को यूज करके क्या निकालने वाला हूं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला सिंपल सा है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका, किसका? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यानी GP रेशो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या निकल कर आएगा आपका? तो निकल कर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसी ग्रॉस प्रॉफिट को आपको यहां पर रखना है। और आपको नेट सेल्स तो पता ही है क्या होता है, उसी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो ये हुआ आपका GP रेशो। और क्या सर सेकंड रेशो क्या है इसमें? सेकंड फॉर्मूला है इसमें ऑपरेटिंग रेशो का। क्या है? ऑपरेटिंग रेशो का। अब ना ऑपरेटिंग रेशो पर जाने से पहले भी एक छोटा सा डिस्कशन जरूरी है। सर क्या जरूरी है? देखो, लिसन, मैं अपने सेल्स के फिगर में से क्या लेस करता हूं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करता हूं। ठीक है बेटा, मेरा सेल्स का फिगर ये हो गया। सेल्स के फिगर में से मैं अपने क्या एक्सपेंस का लेस करता हूं? ये पूरे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करता हूं तो क्या निकल कर आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल कर आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर निकल कर आता है, जब मैं ट्रेडिंग सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देता हूं तो क्या निकल कर आता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। ठीक है, फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से आप क्या बनाते हैं? इसकी हेल्प से बनाते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने 11th क्लास में बनाया है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय आप क्या लेस करते हैं? अपने सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करते हैं। तो निकल कर क्या आता था आपका 11th क्लास में? ट्रेडिंग नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकल कर आता था। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब मुझे आपको यही बताना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या? जो फैक्ट्री में हो रहा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या? जो फैक्ट्री के बाद हो रहा है। ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो मेरे बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने की वजह से इनकर हो रहे हैं, उनको मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी अगर मैं बिजनेस करना बंद कर दूं तो मेरे एक्सपेंसेस भी होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे एक्सपेंसेस जिनका इनकर होना तय है, चाहे मैं बिजनेस करूं चाहे मैं बिजनेस बंद कर दूं तो भी मुझे वो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर थोड़ा सा एग्जांपल से समझा दो। हाँ बता देते। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी टू स्टाफ, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं इसलिए स्टाफ को सैलरी देनी पड़ रही है। अगर मैं बिजनेस बंद कर दूं तो स्टाफ नहीं रहेगा तो सैलरी नहीं रहेगी, तो सैलरी एक्सपेंसेस कैसा हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं इसलिए मैं शॉप का रेंट दे रहा हूं, तो रेंट क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर मैं बिजनेस कर दूं बंद कर दूंगा तो मेरे को बिल नहीं भरना पड़ेगा, तो वो भी कौन सा एक्सपेंस हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अगर मैं बिजनेस बंद कर दूं तो एडवर्टाइजमेंट करूंगा क्या? नहीं करूंगा, तो वो भी कौन सा हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस शॉर्ट में बोल सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इनको कवर किया जा सकता है काय में? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? लाइक से मैंने अमाउंट बोरो करके बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब मैंने लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या मैं बिजनेस बंद कर दूंगा तो भी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्या? हाँ, तो भी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन ऐसे एक्सपेंसेस जो मुझे इररिस्पेक्टिव ऑफ माय बिजनेस एक्टिविटीज, कि मैं बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा हूं या ना कर रहा हूं, मुझे वो पे करना ही पड़ेगा, उनको क्या बोलूंगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और उनके अलावा सबको क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के दो पार्ट होते हैं, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। तो अगर मैं अपने सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देता हूं तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दूंगा तो पता है क्या निकल कर आएगा? तो निकल कर आएगा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल कर आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करता हूं तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट। लेकिन मैं सिर्फ ऑपरेटिंग माइनस करूं तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? वो आपका नेट प्रॉफिट। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई होगी आपको। इसके आगे अपन रेशोज करते हैं। दो रेशोज हैं, एक तो ऑपरेटिंग रेशो, इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? लिसन, यहां देखेंगे आराम से बेटा। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ माय डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस माय ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब क्या सर? मतलब ये कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या? इज इक्वल्स टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, देखो ये डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या निकल कर आ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट को सेल्स में से माइनस कर दूंगा तो क्या निकल कर आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ है ना? मेरी ही डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किए मैंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड किए, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। ऑपरेटिंग कॉस्ट को रेवेन्यू में से माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा? तो निकल कर आ जाएगा आपके पास आपका नेट प्रॉफिट। क्लियर है क्या बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा एक बात और, इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्लियर है क्या बात? चलो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो इसके बाद एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है सर? इसके बाद फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या है सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सिंपल सा है फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपने निकालना सीख ही लिया है, डिवाइडेड बाय क्या? नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्लियर है के बाद? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा मैंने अभी आपको बताया था, अभी लिख के भी बता देता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपी बोलेंगे इसको अपन। क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा नेट सेल्स या फिर जिसको मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलता हूं, माइनस क्या?
ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर मैं नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूं तो क्या निकल कर आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आएगा। और उसी को मैं डिवाइड बाय अपने क्या कर दूं? नेट सेल्स से कर दूं तो क्या आ जाएगा? मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। चलिए अब अपने पास नेक्स्ट रेशो है अपना नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो क्या फॉर्मूला है इस नेट प्रॉफिट रेशो का? सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आया मेरा एनपी रेशो का फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये नेट प्रॉफिट कैसे आता है मैं पहले आपको बता चुका हूं, एक बार और देख लेंगे फटाफट। नेट प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट। हाँ है ना? अच्छा, इसके बीच में एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड करते हैं, तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मेरे नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स माइनस COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मेरा COGS लेस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इतना लेस होगा नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट माइनस COGS क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस प्लस, इसमें प्लस क्या कर देंगे? इसमें प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट इनकम्स। तो क्या आ जाएगा हमारा? ये तो निकल कर आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। और कैसे निकाल सकते हैं सर? और भी कोई तरीका है क्या? हाँ, मैं इसको और भी तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? मैं बोलूं कि मेरा नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मेरी नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ये बताया था मैंने, देखो ऊपर, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब क्या क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो या तो मैं ये लिख लूं, इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को COGS भी लिख सकते हैं, अपन ने ऊपर क्या लिखा है? COGS। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? नेट प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस क्या करना पड़ेगा? इसमें प्लस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो भी क्या आ जाएगा बच्चे? तो भी आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये पूरा का पूरा गेम है ट्रेडिंग P&L अकाउंट का। ठीक है, वहीं से अपन ये सारी चीजें निकाल रहे हैं। वैसे तो ये इक्वेशन इतनी है ही नहीं, आपको अगर ट्रेडिंग P&L अकाउंट क्लियर है तो वहां से पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और क्या सर कोई और भी तरीका है क्या? हाँ, एक और तरीका भी है। कैसे कर सकते हैं? देखो, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने क्या बोला था आपको? जब आप इन दोनों चीजों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? GP आएगा। इन दोनों को चीजों को माइनस करते हैं तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब मैंने उसको उसी को फॉर्मूले का रूप दे दिया। कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या माइनस कर दूं? ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दूं मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसमें प्लस कर दूं क्या? प्लस कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग
इनकम्स। इस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप इनडायरेक्ट इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल दो चाहे इनडायरेक्ट इनकम बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है क्या बात? बढ़ सकते हैं क्या आप आगे? सर और कोई भी तरीका है क्या? हाँ, एक तरीका और है। क्या सर? देखो, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकल कर आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर बताया था, ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टू थिंग्स। क्या क्या? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर आप नेट सेल्स में से अपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर देते हैं तो क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो मैंने यहां पर बोला नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स इज इक्वल्स टू योर नेट प्रॉफिट। अपन ने नेट प्रॉफिट के कितने फॉर्मूले देखे? 4 तरीके देखे जिससे अपन नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो अपन कर क्या रहे हैं? एनपी रेशो। एनपी रेशो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सीओजीएस, जो कि बन जाता है ग्रॉस प्रॉफिट अपने आप में। उसमें से माइनस कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से माइनस कर दो इनडायरेक्ट इनकम्स। अच्छा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 2 चीजें होती हैं, ऊपर बताया था आपको। ये देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 2 चीजें क्या होती हैं? एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 2 कौन सी चीजें होती हैं? एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है क्या बात? अच्छा, फिर एक और फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स, यानी सॉरी प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, फिर एक और तरीका है नेट प्रॉफिट निकालने का, वो क्या है सर? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, यानी इनडायरेक्ट इनकम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? एक तरीका और है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। आई के बाद समझ में? इतना है हमारा नेट प्रॉफिट रेशो। चलिए, अब एक आखिरी फॉर्मूला बचा है हमारे पास, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर उसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो क्या है सर वो फॉर्मूला? देखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। कुछ भी नहीं है इसमें, बड़ा ही सिंपल सा है। पहली बात तो कि ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है? तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कुछ भी नहीं है, पहले अपन देख चुके हैं इसको। रिटर्न ऑन एक फॉर्मूला देखा था अपन ने, कौन सा? अपन ने देखा था इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला। इंटरेस्ट कवरेज रेशो के फॉर्मूले में आपने मेरे साथ देखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फॉर्मूला क्या है इसका? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमने इसमें एक वर्ड और ऐड कर दिया कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं है, बहुत ज्यादा समझाने का है भी नहीं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैंने आपको बता ही दिया था, ये होता है। अब इसमें डिविडेंड से पहले का प्रॉफिट और है, तो मतलब डिविडेंड देने से पहले। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है प्रॉफिट के रूप में। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसको किसके साथ शेयर करती है? शेयर होल्डर्स के साथ। तो शेयर्स पर क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड वही है। ठीक है, चलो, तो इस फॉर्मूले में आपने को सिर्फ एक चीज समझनी है, जो कि है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो समझाता हूं मैं आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में लगा हुआ अमाउंट, बिजनेस में इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर कैसे आती है? 2 तरीके, मतलब 2 लोगों का पैसा मिलकर बिजनेस में लगा होता है। कौन कौन? एक तो शेयर होल्डर्स का पैसा
यानी शेयर होल्डर्स फंड, और एक मनी लेंडर्स का पैसा, जिन्होंने मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार दे रखा है, क्या उनका पैसा भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्टेड है क्या? द आंसर इज यस, क्योंकि उनका पैसा भी एक लंबे समय के लिए मेरे बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो मैं कैसे निकालता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैं बोलता हूं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस माय नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ये क्या हो गया? जब मैं शेयर होल्डर फंड यानी ओनर्स का पैसा और नॉन करेंट लाइबिलिटीज यानी मनी लेंडर्स का पैसा दोनों ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? कितना अमाउंट मेरे पास अवेलेबल था इन्वेस्ट करने के लिए, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। सर ये क्या होता है? ये वो होता है कि मेरे पास टोटल ओनर्स का पैसा और मनी लेंडर्स का पैसा मिलाकर इन्वेस्टेड इतना अमाउंट अवेलेबल था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। उसमें से कुछ अमाउंट मुझे बिजनेस में अभी जरूरत नहीं थी तो मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए या किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए या बैंक में एफडी करा के रख दी या मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख दी जो मेरे बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, नॉन ट्रेड पर्पस की है। मेरे पास एक्स्ट्रा फंड पड़े हुए थे, एक्सेसिव हो गए थे फंड, तो मैंने उठा के कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, तो वो मेरे बिजनेस से बाहर इन्वेस्टेड है, तो उसको मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करूंगा। आई के बाद समझ में? तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? बिजनेस में इन्वेस्टेड पैसा। तो एक तो ओनर्स का पैसा, उसके बाद मनी लेंडर्स का पैसा, उसमें से माइनस कर देता हूं ऐसा पैसा जो बाहर इन्वेस्टेड है, ऐसा पैसा जो बाहर इन्वेस्टेड है, तो क्या आ जाता है? तो आ जाता है मेरे पास अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को सर कोई और रास्ता भी है क्या? हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और रास्ता भी है। सर क्या है रास्ता? देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? शेयर होल्डर फंड को ब्रेक कर सकता हूं क्या? हाँ, कैसे कर सकता हूं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस माय नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इसमें से माइनस अभी भी वही करना पड़ेगा क्या? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो भी मेरे पास क्या निकल कर आएगा? तो भी मेरे पास निकल कर आएगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ भी नहीं किया है बेटा, मैंने क्या किया, ये शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिलाकर क्या होते हैं? दोनों मिलाकर होते हैं शेयर होल्डर फंड। तो मैंने शेयर होल्डर फंड को ब्रेक करके लिख दिया। और कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, और भी तरीका है जिससे अपन निकाल सकते हैं क्या? अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैसे निकाल सकते हैं बताओ? देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये दोनों जो रास्ते थे ना, इन दोनों रास्तों को बोला जाता है कैपिटल रूट। कौन सा रास्ता? कैपिटल रूट या लाइबिलिटी रूट, ठीक है। ये कौन सा रास्ता है? लाइबिलिटी साइड से निकाला है हमने। दोनों में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला है? लाइबिलिटी रूट से निकाला है या लाइबिलिटी साइड से निकाला है। बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एक एसेट साइड और एक लाइबिलिटी साइड। मैंने अभी कैपिटल एम्प्लॉयड किससे निकाल कर दिखाया? मैंने आपको लाइबिलिटी साइड से निकाल कर दिखाया है। अब एसेट साइड से भी हम निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकाल सकते हैं सर? सिंपल सा है, देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। बेटा ये दोनों मिलाकर क्या बनती हैं जरा बताओ? टोटल एसेट्स। ये दोनों मिलाकर क्या बनती है? टोटल एसेट्स। इसमें से मैं माइनस कर दूं क्या? इसमें से माइनस कर दूं मैं अपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्या माइनस कर दूं मैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और माइनस कर दूं करेंट लाइबिलिटीज, और माइनस कर दूं करेंट लाइबिलिटीज। तो मुझे एक बात बताओ, बचेगा क्या? अच्छा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, टोटल एसेट्स हो गए। उन टोटल एसेट्स में से मैंने वो एसेट्स हटा दी जो मेरी कहीं और इन्वेस्टेड है, तो क्या आई? नेट एसेट्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। उसमें से मैंने माइनस कर दिया करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज क्या हो गया? करेंट लाइबिलिटीज जो मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा पे करना है वो माइनस कर दिया। तो बचा क्या मेरे पास? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड की दो ही चीजें बची, एक तो शेयर होल्डर फंड और एक नॉन करेंट लाइबिलिटी। एक तो शेयर होल्डर फंड और एक नॉन करेंट लाइबिलिटी। आई के बात समझ में? ये भी एक तरीका है। हम इससे भी क्या निकाल सकते हैं? इससे भी निकाल सकते हैं हम अपना
कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है क्या बात? हाँ है ना? एक और तरीका है, एक और तरीका है। क्या तरीका है सर? एक और तरीका है जिससे हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। क्या है वो? सर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स माइनस सॉरी प्लस वर्किंग कैपिटल, प्लस वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ऊपर देखो, आपने क्या करंट एसेट्स ऐड की हैं और करंट लायबिलिटी लेस की हैं, तो मैं नेट ले लूं, वर्किंग कैपिटल ऐड कर दूं, तो भी क्या बन जाएगा? तो भी मेरा करंट लायबिलिटीज तो एडजस्ट हो ही गया। मैंने करंट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? वर्किंग कैपिटल होती है सीए माइनस सीएल, सीए माइनस सीएल। तो सीए माइनस सीएल कर दिया तो क्या बचा? वर्किंग कैपिटल बचा। तो अब मैं अपनी नॉन करेंट एसेट्स में अपना वर्किंग कैपिटल ऐड कर दूंगा, तो भी क्या निकल कर आएगा? तो भी मेरा निकल कर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। आई के बात समझ में? हाँ या ना? क्लियर है बात? अपन ने टोटल कितने फॉर्मूले देखे? अपन ने सबसे पहले देखा लिक्विडिटी बेस्ड रेशो, उसमें 2 फॉर्मूले देखे, करंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो। फिर अपन ने देखा सॉल्वेंसी बेस्ड रेशो, उसमें अपन ने 4 फॉर्मूले देखे, डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फिर अपन ने देखा एक्टिविटी बेस्ड रेशो, टर्नओवर रेशो या परफॉर्मेंस रेशो, उसमें भी अपन ने 4 रेशो देखे, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसके बाद अपन ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखना स्टार्ट किया, उसमें अपन ने 4+1 रेशो देखे। 4 कौन से? 4 देखा जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फिर देखा ऑपरेटिंग रेशो, फिर देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, फिर देखा नेट प्रॉफिट रेशो और आखिरी में देखा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इतने सारे रेशोज देखे आपने मेरे साथ और सबके फॉर्मूलेस हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी।